हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। इससे पहले के जो सारे सेक्शंस हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कवर कर लिए हैं। तो आपको अगर वो देखने हैं तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब देखिए ये जो सेक्शंस है सेक्शन 57 से लेके सेक्शन 62, यहाँ पे जो सेक्शन 59 से 62 है वो अपने आप में अलग सेक्शन है, और सेक्शन 57 और जो सेक्शन 58 है वो अलग चैप्टर के पार्ट है। जो सेक्शन 59 से सेक्शन 61 है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से अगर एक क्रेडिटर अपने डेटर को पेमेंट करता है तो जो पेमेंट की गई है उसको अप्रोप्रिएट किस तरीके से किया जाएगा, मतलब किस तरीके से देखा जाएगा कि उसने कौन से डेप्ट के लिए पेमेंट की है वो, तो किस तरीके से अप्रोप्रिएशन होगी इन तीन सेक्शंस के अंदर बता रखी है। उससे पहले हम ये दोनों सेक्शन समझते हैं, सेक्शन 57 और सेक्शन 58। तो आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम बेरेट में से रीड करेंगे क्योंकि उससे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है और हमारे लिए ईजी रहेगा कि हम उसको समझ पाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 57 के अंदर क्या दिया गया है। सेक्शन 57 बोलता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। कि हमें ये पता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी समझा था कि भाई रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मतलब ऐसे प्रॉमिसेस होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कोई भी चीज हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बोला जाए कि उसको साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया जाए, साथ साथ ही परफॉर्म किया जाए, कि मैं परफॉर्म करूंगा वो परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा तभी मैं परफॉर्म करूंगा। और ये भी हो सकता है कि एक ऑर्डर डिटरमाइन कर दिया जाए कि भाई पहले तू परफॉर्म करेगा फिर मैं परफॉर्म करूंगा, या फिर पहले तू परफॉर्म करेगा फिर मैं परफॉर्म करूंगा, कुछ भी ऑर्डर भी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो जो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं उसके अंदर अगर एक चीज लीगल है और एक चीज इलीगल है तो क्या होगा। बोलता है वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस, कि भाई जहां पे पर्सन्स ने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया, फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल। उस रेसिप्रोकल प्रॉमिस में से पहली चीज जो उन्होंने प्रॉमिस की वो चीज तो लीगल थी, एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस टू डू सर्टेन अदर थिंग्स विच आर इलीगल। लेकिन जो सेकेंड थिंग उन्होंने डिटरमाइन की भाई हम ये चीज परफॉर्म करेंगे, वो चीज जो होती है वो इलीगल होती है। तो ऐसे केस के अंदर द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिसेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट द सेकंड इज वॉइड एग्रीमेंट। तो जो पहला सेट ऑफ एग्रीमेंट हुआ जो कि लीगल था वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन जो दूसरा था जिसके अंदर इलीगल बात उन्होंने की थी वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर ये एग्जाम्पल दे रखा है, हम इस एग्जाम्पल को रीड करते हैं, हम एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या बोल रहा है इसके अंदर। बोलता है ए एंड बी एग्रीज दैट ए शेल सेल बी अ हाउस फॉर ₹10,000। पहला सेट ऑफ रेसिप्रोकल उन्होंने क्या किया कि ए बी से एग्री हुआ कि वो उसको 10,000 रुपए में उसका घर बेचेगा, बट दैट इफ बी यूजेज इट एज अ गैम्बलिंग हाउस। लेकिन वो उससे कहता है कि अगर बी उसको गैम्बलिंग के लिए यूज करेगा ना तो ही शेल पे ए 50,000 रुपीज फॉर इट, कि अगर वो बी उसको गैम्बलिंग के लिए यूज करेगा तो ए को उसको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस किया उन्होंने जिसके अंदर उन्होंने बोला कि उसके बदले उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे अगर वो उसको घर बेचेगा, तो ये तो वो लीगल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इसको एनफोर्स कराया जा सकता है। लेकिन जो ये बात बोली गई कि अगर वो उसको गैम्बलिंग के लिए यूज करेगा तो उसको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये एनफोर्स नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, इलीगल है। तो इलीगल होने के कारण वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नेमली टू सेल द हाउस एंड टू पे 10,000 रुपीज फॉर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पहला सेट था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जो दूसरा था द सेकंड सेट for an unlawful object namely that B may use the house as a gambling house and is a void agreement। तो दूसरा जो है वो void agreement हो गया। तो ये हमने सेक्शन 57 को समझा। अब इसी तरीके से सेक्शन 58 के अंदर क्या दिया गया, पहले बेरेक में से रीड करते हैं फिर उसको समझते हैं क्या बोलता है। अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, की अल्टरनेटिव प्रॉमिस किए थे जिसमें से एक ब्रांच जो थी उसकी वो क्या थी, इलीगल थी। क्या बोलता है, in the case of an alternative promise one branch of which is legal and the other illegal the legal branch alone can be enforced। तो जो दोनों में से जो लीगल ब्रांच होगी उसी को एनफोर्स करवाया जा सकता है, इलीगल ब्रांच को एनफोर्स नहीं कराया जाएगा। इसके लिए एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से हमें समझ आ जाएगा। ए एंड बी एग्रीज दैट ए शेल पे बी ₹1,000 की ए और बी इस बात से एग्री होते हैं कि ए जो है बी को 1,000 रुपए देगा, जिसके लिए फॉर विच बी शेल आफ्टरवर्ड डिलीवर ए ईदर। तो जिसके लिए बी जो है ए को क्या चीज डिलीवरी देगा, या तो चावल देगा या फिर स्मगल्ड ओपियम देगा। तो यहाँ पे जो पहली चीज थी मतलब कि एक पार्ट जो था उसका, एक ब्रांच जो थी वो क्या थी, लीगल थी, और एक ब्रांच जो थी वो इलीगल थी। तो इसमें से जो लीगल ब्रांच है जिसके अंदर उसने बोला राइस देगा बदले में, उसको एनफोर्स कराया जा सकता है। लेकिन जो इलीगल ब्रांच थी जिसके अंदर बोला गया ओपियम देगा वो इलीगल होगी, तो उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर राइस एंड अ वाइड एग्रीमेंट एज अ ओपियम। तो ओपियम को सप्लाई करने के लिए वो वाइड एग्रीमेंट हो गया, उसको एनफोर्स नहीं कराया जाएगा। लेकिन जो राइस के लिए वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो ये सेक्शन 57 और सेक्शन 58 के अंदर दिया गया है।
उसके बाद हम आए सेक्शन 59, 60 और 61 के ऊपर। ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो पेमेंट्स की जाती है एक क्रेडिटर के द्वारा डेटर को, वो किस तरीके से एप्रोप्रिएट होती है, कैसे माना जाएगा कि कौन सी पेमेंट के लिए वो अमाउंट पे किया गया है। तो देखिए सेक्शन 59 क्या बोलता है। सेक्शन 59 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अब भाई क्रेडिटर ने डेटर का पैसा देना है और उसके अंदर क्या किया कि उसने जब वो पेमेंट की ना तो उसने इंडिकेट कर दिया कि मैं इस वाले डेब्ट के लिए पैसा दे रहा हूं, तो फिर वो मान लिया जाएगा कि उसने वो वाला डेब्ट जो है अपना उतार दिया। क्या बोलता है, वेयर डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेब्ट्स टू वन पर्सन, कि भाई जहां पे डेटर ने एक व्यक्ति से बहुत सारे डेब्ट्स लेने थे, कि अलग अलग अमाउंट लेने थे उसने उससे, मेक्स अ पेमेंट टू हिम। अब वहां पे उसको एक पेमेंट होती है इधर विद एक्सप्रेस इंटीमेशन, या तो उसके लिए एक्सप्रेस इंटीमेशन किया जाता है कि मैं इस चीज के लिए इतनी पेमेंट ले रहा हूं, और अंडर सर्कमस्टांसेस इंप्लाइंग दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेब्ट, या फिर वो सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि इसने इस पर्टिकुलर इस वाले डेब्ट के लिए पेमेंट किया है, द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। तो अगर वो पेमेंट हो जाती है तो फिर उसी हिसाब से अप्लाइड होगी। उसने बोला था ये वाला डेब्ट, तो वही वाला डेब्ट डिस्चार्ज होगा। या फिर सर्कमस्टांसेस बोलते हैं कि इसने इस डेब्ट के लिए पेमेंट की थी तो वही वाला जो डेब्ट है वही डिस्चार्ज माना जाएगा। इसके अंदर अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं कि इलस्ट्रेशन क्या दी गई है, वहीं बे रेट के अंदर ही दी गई है। बोलता है पहली जो इलस्ट्रेशन दी गई है उसके अंदर बोलता है ए ओज बी, कि ए ने बी के पैसे देने हैं अमंग अदर डेब्ट्स, बहुत सारे डेब्ट्स देने हैं, उनमें से एक डेब्ट जो है वो 1000 रुपीज का है एक प्रॉमिसरी नोट के ऊपर, विच फॉल्स ड्यू ऑन 1 जून, जो कि पहले 1 जून को ड्यू हो जाता है। उसने बहुत सारे अलग अलग डेब्ट्स देने हैं, जिसमें से एक कौन सा है 1000 रुपए का है जो प्रॉमिसरी नोट के अगेंस्ट है, जो 1 जून को ड्यू होता है। He owes B no other debt of that amount। अब उसने 1000 रुपए का कोई और डेब्ट पे नहीं करना, कोई डेब्ट 2000 का पे करना है, कोई 3000 का करना है, कोई 500 रुपए का करना है, 1000 का सिर्फ वही वाला डेब्ट उसने पे करना है ए ने बी का। ऑन 1 जून ए पेज टू बी रुपीज 1000 रुपीज। अब 1 जून को ए ने बी को 1000 रुपए पे किए, तो यहाँ पे द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। तो यहाँ पे ये सर्कमस्टांसेस क्या बोल रही है कि उसने 1 जून को ही पे किया जिस दिन वो प्रॉमिसरी नोट ड्यू होता है, और 1000 रुपए ही पे किए क्योंकि वो 1000 रुपए का ही प्रॉमिसरी नोट होता है। तो यहाँ पे हमें सर्कमस्टांसेस ये पता चल रहा है कि इसने अपना ये वाला डेब्ट जो है डिस्चार्ज किया। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा जो प्रॉमिसरी नोट के पैसे थे वो उसने पे कर दिया। वहां पे उसको किसी और तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं करेगा कि वो 500 रुपए वाला डेब्ट पे किया या 2000 में से 1000 दे दिए, तो वो नहीं माना जाएगा। यहाँ पे हमें सर्कमस्टांसेस से पता चल रहा है कि इसने इस चीज के लिए पैसे दिए हैं तो इसका ये वाला डेब्ट डिस्चार्ज हो गया। फिर हम बी एग्जांपल देखते हैं। ए ऑल्स टू बी, कि भाई ए ने बी के पैसे देने हैं अमंग अदर डेब्ट सम ऑफ 567 रुपीज, कि बहुत सारे डेब्ट्स के अमाउंट थे, ए ने बहुत सारे अलग अलग अमाउंट पे करने थे, उसमें से एक अमाउंट 567 रुपीज का था। बी राइट्स टू ए, बी लिखता है ए को, एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस सम। भाई ए उसको लिख के भेजता है बी को कि भाई मेरे पैसे दे दे। ए सेंड टू बी 567 रुपीज। अब ए बी को 567 रुपीज भेज देता है। तो यहाँ पे दिस पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ द डेब्ट विच बी हैड डिमांडेड पेमेंट। तो यहाँ पे जिस चीज की बी ने पेमेंट डिमांड की थी, ये मान लिया जाएगा कि वो जो 567 रुपीज की पेमेंट हुई है वो उसी डेब्ट के लिए हुई है जिसकी डिमांड बी ने की थी। वो किसी और डेब्ट के लिए नहीं होगा, जिसकी डिमांड की थी सिर्फ उसके लिए होगा। तो यही हमें सेक्शन 59 के अंदर बताया गया है। फिर इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 60 के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, कि अब वहां पे ये नहीं बताया कि किस डेब्ट के लिए पेमेंट की जा रही है, तो फिर किस हिसाब से वो जो अमाउंट पे किया जाएगा उसकी एप्लीकेशन होगी, मतलब वो किस हिसाब से यूज होगा। तो वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, कि भाई जहां पे डेटर जो है वो भूल जाता है बताना कि मैं किस चीज की पेमेंट कर रहा हूँ, एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग टू विच द डेब्ट पेमेंट इज टू बी अप्लाइड। और साथ ही साथ उसमें कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस भी नहीं है जिससे पता चले कि इसने किस अमाउंट के लिए पेमेंट की है। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा तो वहां पे हमें पता चल रहा था कि 1 जून को वो पेमेंट कर रहा है, 1000 रुपए की पेमेंट कर रहा है, तो उससे हमें पता चल रहा था कि वो उसके लिए कर रहा है। लेकिन अब ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस भी नहीं है जिससे पता चले कि इसने किस डेब्ट के लिए, किस अमाउंट के लिए पेमेंट किया है। द क्रेडिटर मे अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेब्ट। तो जो क्रेडिटर है वो अपने हिसाब से उसको किसी भी डेब्ट के लिए यूटिलाइज कर सकता है। उसको जो ठीक लगेगा वो बोलेगा कि मैं इस वाले अमाउंट के लिए यूज कर रहा हूं, तो उस अमाउंट के लिए कर लेगा। उसको जो सा भी अमाउंट ठीक लगेगा उसके लिए कर लेगा। ड्यू एंड पेबल टू हिम फ्रॉम द डेटर वेदर इट्स रिकवरी इज और नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सूट्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो जो अमाउंट था वो बार हो चुका था लिमिटेशन से, मतलब कि जैसे लिमिटेशन के अंदर बोला गया था कि 3 साल के अंदर पेमेंट करनी थी,
अब उसके और भी अमाउंट उससे ड्यू थे, 3 साल बाद वो उसके 1,000 रुपये पे करता है, 4 साल बाद उसके 1,000 रुपये पे करता है। तो अब जो क्रेडिटर है वो उसको उस अमाउंट के लिए भी यूज कर सकता है जो उसने उसको 4 साल पहले दिए थे, जबकि उसके पास टाइम पीरियड कितना था, 3 साल के अंदर ही मांग सकता था, उसने 4 साल बाद दिए, तो अब वो उस अमाउंट को यूज कर सकता है चाहे वो बार्ड था उस टाइम से उसके बावजूद भी। तो यही हमें सेक्शन 60 के अंदर बताया गया। फिर सेक्शन 61 के अंदर क्या बताता है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। क्या बोलता है, वेयर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शेल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेब्ट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, कि जहां पे दोनों में से कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती कि किस हिसाब से पेमेंट हुई है, पेमेंट तो कर दी डेटर ने क्रेडिटर की, लेकिन किस हिसाब से की है वो नहीं बताया जाता। तो फिर जो टाइम पीरियड होता है, टाइम के ऑर्डर के हिसाब से कि पहले ये वाला डेप्ट हुआ था, फिर ये डेप्ट हुआ था, ये डेप्ट हुआ था, तो उस ऑर्डर के हिसाब से वो डेप्ट पे हुआ माना जाता है। नॉट बाय वेयर देयर आर or are not barred by the law enforced for the time being in as to the limitation of suits, if the debts are of equal standing the payment shall be applied in discharge of each proportionately। और अगर वो सेम डेट के होते तो फिर सबको प्रोपोर्शनली मान जाता है कि सबके लिए इतनी इतनी पेमेंट कर दी। जैसे इसके लिए एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि ए ने बी के 4 पेमेंट्स करनी थी, पहली पेमेंट 1,000 की, दूसरी 2,000 की, तीसरी 3,000 की, चौथी 4,000 की। जो 1,000 वाली थी वो उसने एक तारीख को करनी थी, जो 2,000 वाली थी 2 तारीख को, 3,000 वाली 3 तारीख को, 4,000 वाली 4 तारीख को। अब ए क्या करता है, बी को 2,000 रुपये पकड़ा देता है। तो यहाँ पे अब उसमें नहीं बताता, नहीं इंडिकेट करता कि मैं ये 2,000 रुपये किस चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ, ना ही बी उसको अपने हिसाब से देखता। तो यहाँ पे वो किस हिसाब से पेमेंट मानी जाएगी कि जो 2,000 रुपये पे किया ना इसने, सबसे पहले उसमें से जो पहली तारीख वाली पेमेंट है वो उसने 1,000 रुपये पे किया, उसके बाद जो दूसरी तारीख की 2,000 की पेमेंट थी उसमें से उसने 1,000 रुपये पे किया। तो इस हिसाब से टाइम के हिसाब से जो ऑर्डर है उसके हिसाब से उसकी पेमेंट मान ली जाएगी। और अगर मान लीजिए ये जो चारों के चारों अमाउंट थे वो एक ही दिन पे ड्यू होते, तो फिर वो मान लिया जाता कि ये सबके लिए इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर पे किए हैं। तो हम उसकी इक्वल प्रोपोर्शन निकालते हैं, मतलब जैसे 4 पेमेंट थी तो वही सबका टोटल करते, फिर जो सी पेमेंट थी उससे डिवाइड करते उसके टोटल को इनटू जितना अमाउंट था, जैसे 1,000 पे किया तो 1,000 से मल्टीप्लाई करते, तो उस हिसाब से सबकी रेशियो हो जाती कि किस रेशियो के लिए कितना अमाउंट पे किया है। तो यही हमें सेक्शन 61 के अंदर बताया गया। तो हमने सेक्शन 57 से लेके सेक्शन 61 तक इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया।